नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। लामता क्षेत्र के 40 गांव के किसानों के लिए बनी योजना। 25,000 किसानों के खेत तक पहुंचेगा बेनगंगा का पानी। जिले के चांगुटोला क्षेत्र में हुई जमकर ओलावृष्टि, जनजीवन हुआ प्रभावित। शहर के बूढ़ी में संचालित झोला छाप क्लिनिक कॉस्मेटिक स्किन केयर ग्लोइंग सेंटर को प्रशासन ने किया सील। रेत उत्खनन पर लालपर्रा खारी पंचायत के ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, प्रशासन को दी चेतावनी। रक्तदान से पहले निशुल्क जांच, प्रदेश शासन ने माफ किया शुल्क। और अब खबरें विस्तार से। वर्ष 2020 में विवाह मुहूर्त की कमी, उस पर चुनाव का अड़ंगा ने लग्न शर्राय के दौर पर पूरी तरह से रोक लगा दी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैसे भी इस वर्ष खरमास होने के कारण विवाह मुहूर्त कब है, इस कारण सैकड़ों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या है कि विवाह के लिए गुरु बल मुख्य होता है और धनु राशि और मीन राशि में अगर सूर्य जाता है तो खरमास कहलाता है। चूँकि 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक सूर्य धनु राशि में था, खरमास की वजह से विवाह वर्जित होता है। उसके बाद में भी फिर से 14 मार्च से 13 अप्रैल तक सूर्य मीन राशि में रहेगा, उसमें भी खरमास की वजह से विवाह नहीं होगा। फिर आती है 29 मई से 8 जून तक शुक्र जो है उसको वृद्ध दोष हो जाएगा, क्योंकि सूर्य शुक्र के और गुरु के अस्त होने पर, वृद्ध होने पर विवाह वर्जित होता है, इसमें विवाह वर्जित हो जाता है। 1 जुलाई से 24 नवंबर तक 4 माह जो है चतुर्मास का होता है, जिसमें देव शयनी से देव उठनी तक 4 माह हमारे हिंदू सनातन धर्म में भगवान विष्णु का शयन दिन कहलाता है, जिसके वजह से फिर 4 माह विवाह नहीं हो पाएगा और फिर 15 दिसंबर से वहाँ खरमास। जनवरी फरवरी की तरह मार्च अप्रैल और मई में भी विवाह मुहूर्त के हाल कुछ इसी तरह से है। 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल फिर सूर्य मीन राशि में जा रहा है, उस समय भी खरमास की वजह से विवाह पर रोक लग जाएगी। यही हालात 29 मई से 8 जून तक भी रहेंगे। निश्चित ही विवाह का सीधा संबंध बैंड बाजा बारात से है। शहर के बैंड संचालक भी मानते हैं कि विवाह मुहूर्त कम होने की वजह से पहले से ही उनका व्यापार इस वर्ष आधा हो गया है। उस पर बीते दिनों तक चुनाव की तारीखों की वजह से भी विवाह नहीं हो पा रहे। सर इस बार तो ये मुहूर्त तो वैसे हैं 2-4 हैं, एक में अप्रैल में मई में, लेकिन ऑर्डर नहीं आ पा रहे, लोग आ नहीं पा रहे हैं। चुनाव कारण या क्या है वो भी है, लेकिन मुश्किल वो आ ही नहीं रहे हैं इस बात से। तो ये कहा जा सकता है कि आपके यहाँ जो बुकिंग कम हो रही है उसमें? हाँ जी, बुकिंग कम हो रही है अप्रैल मई में? हाँ बुकिंग कम हो रही है, बुकिंग हो ही नहीं रही समझ लो अभी इस 2 महीने में। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व ही स्थानीय निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश के द्वारा 26 मई तक पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची प्रकाशन की तारीख तय की है। इसके बाद यह तय हो चुका है कि जून माह में या फिर उसके बाद चुनाव करवाए जाएंगे, जिसके बाद शायद विवाह के लिए शुभ मुहूर्त और आचार संहिता का इंतजार कर रहे लोगों को जल्द से विवाह की तारीख तय कर सकते हैं, जिससे शायद इस वर्ष का मुहूर्त होने की वजह से भी अधिक शहनाई सुनाई दे सकती है। जिले के लामता क्षेत्र के 40 गांवों में सिंचाई व्यवस्था करवाने के लिए माइक्रो इरिगेशन का प्लान तैयार कर शासन को भेजा गया है, जिसमें 25,000 किसानों को फायदा मिलेगा। सिंचाई विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी SS गहरवार से मिल रही जानकारी के अनुसार 40 वर्ष से सातनारी जलाशय पूरा कर सिंचाई करने की योजना में लगातार वन भूमि और पेड़ों की कटाई का मामला खटाई में अटका हुआ है। समय के साथ इरिगेशन की मांग को देखते हुए सिंचाई विभाग ने बड़ा मसौदा तैयार किया और शासन को भेज दिया कि वैनगंगा नदी टूटी बांध का पानी लिफ्ट कर पानी टंकियों तक पहुंचाया जाएगा और वहां से सिंचाई के लिए पानी किसानों के खेत तक पहुंचेगा। निश्चित ही यह योजना बड़ी और विस्तृत है,
जिसे पूरा करने से 40 गांव के लगभग 25,000 से अधिक किसान को फसल के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। सिंचाई विभाग के अधिकारी श्री गहरवार के अनुसार शासन को प्रोजेक्ट बनाकर भेज दिया गया है। जैसे ही अनुमति मिलेगी सर्वे कार्य किया जाएगा, जिसके बाद बजट और सारी प्रक्रिया पूर्ण करवाई जाएगी। बीते कई चुनाव में चुनावी मुद्दा रह चुके सतनारी जलाशय से उम्मीद टूटी, तो सिंचाई विभाग ने नई परियोजना लिफ्ट इरिगेशन का प्रस्ताव भोपाल स्तर पर भेज दिया है। 40 वर्षों से लामता क्षेत्र के लोगों का इंतजार बहुत जल्द समाप्त हो सकता है। बजट स्वीकृत हुआ तो सर्वे का काम जल्द शुरू हो जाएगा और लोगों को भविष्य में बहुत जल्दी सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा। मेरे सहयोगी महेंद्र सिंह उइके के साथ संजय बिसेन, पद्मेश 24/7 बालाघाट। शहर के बूढ़ी स्थित कॉस्मेटिक स्किन केयर ग्लोइंग सेंटर पर जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया गया है। रविवार को एसडीएम चंद्र प्रकाश गोहल और तहसीलदार राम बापू देवांगन के द्वारा जांच में पाया गया कि यह क्लिनिक और इसमें यशवंत मानवटकर द्वारा मरीजों का उपचार किया जाता है, जिसके पास स्किन से संबंधित इलाज करने के लिए डिग्री या डिप्लोमा नहीं है। स्किन की जांच के लिए एमबीबीएस या समकक्ष डिप्लोमा होना जरूरी है, जिसके बाद इस कॉस्मेटिक स्किन केयर ग्लोइंग सेंटर को अधिकारियों के द्वारा सील कर दिया गया। आपको बता दें कि इसके पूर्व भी इस क्लिनिक को सील किया गया था, बावजूद इसके भी कि यह अन्य स्थान पर शुरू हो गया है। शासन को सूचना मिली थी गुप्त की एक क्लिनिक जो है स्किन केयर के नाम से यहाँ चल रहा है, जो कि बिना परमिशन के चल रहा है। तो सूचना के आधार पर हम तहसीलदार साहब और मेडिकल ऑफिसर जो डॉक्टर उपलब्ध हैं उनके साथ आए और जो गवर्नमेंट्स के नियम है कि बिना क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो लाइसेंस जारी किए जाते हैं उसके तहत बिना कोई क्लिनिक नहीं चलेगा। यहाँ पाया गया कि जिस डॉक्टर के नाम से क्लिनिक चल रहा है वो डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और जो व्यक्ति यहाँ पर दवाइयाँ लिख रहे हैं उनके पास कोई ऐसी मेडिकल डिग्री नहीं है और वो एलोपैथिक दवाइयाँ लिखते पाए गए हैं। हमने सारा जब्ती कार्रवाई की है और क्लिनिक को सील कर रहे हैं और उसके बाद क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में जो कार्रवाई होना है वो हम करेंगे और भी नियमानुसार जो भी कार्रवाइयाँ हैं, दवाइयों की कार्रवाइयाँ हैं वो भी हम करेंगे। लालबरा मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत खारी के समीप से गुजरी सर्राटी नदी से रेत माफियाओं के द्वारा रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। ग्राम खारी में हो रहे रेत के अवैध कारोबार की जब ग्रामीणों को पुख्ता जानकारी मिली तो 23 फरवरी को प्रातः 11 बजे ग्रामीण एकजुट होकर रेत माफियाओं के खिलाफ लामबंद हो गए और पुलिस प्रशासन, तहसीलदार व माइनिंग अधिकारियों को सूचना देकर तत्काल कार्रवाई की जाने की मांग की। देवेंद्र गोयल का ढाबा है। खारी में तो रेत बंद है, लेकिन रात में खिर्री से अवैध रेत आ रही है और खारी वाले यहाँ से रात में अवैध रेत ले जा रहे हैं। तो आपने उनको पकड़े नहीं कभी? ये मामला कल ही शाम को संज्ञान में आया है। तो कब से डंपर रखे हुए यहाँ पे ये जो रखे? ये तो हमको कल शाम को ही पता चला है, पर लोगों का ऐसा कहना है कि यह कार्रवाई जो 15 दिनों से हो रही है लगातार। और डंपर आज ही है कि इसके पहले भी रखे हुए थे यहाँ पे रेत के? सामने देखते तो ऐसा लग रहा है कि पिछले 15 दिनों से हो रहा है। रोज ट्रैक्टर के टायर के निशान दिख रहे हैं। हमें आज जानकारी लगी है और विगत 15-20 दिनों से यहाँ पे डम हो रहा है, मगर आज हम ग्राम के समस्त सरपंच महोदय और नागरिक के साथ में आके यहाँ पे हमने रेत को पकड़ा है और हमारे जानकारी के अनुसार हमारे गांव के लोग यहाँ पे रेत बाहर भंडारण कर रहे हैं और खिर्री से यहाँ रेत डम हो रही है। नहीं, जैसे कि और जैसे बाकी लोगों ने कहा कि प्रशासन को बताया गया पर प्रशासन सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो आप किस क्या? हाँ, अभी सरपंच महोदय ने फोन लगाए थे, थाने को भी लगवाए और एसडीएम साहब को भी लगवाए थे, तहसीलदार को भी लगवाए और माइनिंग को भी, मगर वहाँ से भी कोई कार्रवाई तो हुई। थाने वाले ने ये बोले कि हमारे पास फोर्स नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे शासन प्रशासन की मिली भगत है। ये रेत का भंडारण करीब 15 दिन से यहाँ होते दिख रहा था, पर मेरे जहाँ तक नॉलेज में मैं ये सोच रहा था कि हो सकता है कि बाजू वाले कोई मकान का काम कर रहे होंगे कह के, मगर जानकारी ये लगी कि यहाँ भंडारण हो रहा है और रात में यहाँ से ट्रैक्टर से बाहर सप्लाई होती है। तो ये अभी पहली घटना की इसके पहले भी हुई है? नहीं, आज तो हमने अभी पकड़े हैं, इसके पहले भी वो ले जाते रहे होंगे यहाँ से। लालबरा मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर दूर राजमार्ग क्रमांक 26 लालबरा बालाघाट मार्ग में ग्राम पंचायत लवादा व बेहरई के बीच मोड़ पर सीमेंट से भरा ट्रक अनियंत्रित हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 व 23 फरवरी की दरमियानी रात्रि में सीमेंट से भरा ट्रक बालाघाट से लालबरा की ओर जा रहा था। उसी दौरान लवादा के समीप पड़ने वाले जंगल के पास ट्रक का इंजन फेल होने से ट्रक रिवर्स होकर खाई में जा घुसा, जिससे ट्रक के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।
संत शिरोमणि गाडगे महाराज जी की 144वीं जयंती स्थानीय वार्ड नंबर 24 मोती तालाब के समीप आस्थापूर्वक मनाई गई। इस दौरान समाज के सुरेश श्रीवास्तव ने बताया कि संत गाडगे महाराज के द्वारा समाज के विकास के लिए स्वच्छता अभियान, शिक्षा के विस्तार के लिए उनके द्वारा अभियान चलाया गया। सामाजिक कुरीतियों जिसमें शराबबंदी, दहेज प्रथा, छुआछूत सहित अन्य संदेशों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर संत गाडगे महाराज के द्वारा दिखाए गए आदर्शों व उपदेशों पर चलने का संकल्प लिया गया। रजक समाज में जन्म लेने वाले संत शिरोमणि गाडगे महाराज की 144वीं जयंती आज है। रजक समाज जिला बालाघाट के माध्यम से आज हम लोग 144वीं जयंती मनाने यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसमें समाज के सभी जो पदाधिकारी हैं उपस्थित होकर संत गाडगे महाराज की पूजन अर्चना हम लोग कर रहे हैं। साथ ही समाज के लोग संत गाडगे महाराज के जो उपदेश रहे हैं, स्वच्छता अभियान उनका चलाया हुआ, शिक्षा के लिए उनका अच्छा प्रचार प्रसार रहा है, सामाजिक बुराइयां जो रही हैं उनको दूर करने के लिए उन्होंने अपने जीवन भर संघर्ष किया है, लोगों को प्रेरित किया है। उसी का आज समाज के लोगों ने संकल्प लिया है। नगर के अंजुमन उर्दू स्कूल में आज प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम जिले के करीब 56 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। आपको बताएं कि मुस्लिम समाज के मेधावी छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा में अव्वल आने वाले छात्रों को अल अमीन मिशन एकेडमी एवं एजुकेशन ग्रुप के द्वारा कॉलेज तक की पढ़ाई निःशुल्क प्रदान की जाएगी। वहीं उन्हें प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी तैयार किया जाएगा। आज अंजुमन उर्दू स्कूल में हमने 7वीं और 8वीं में जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम रखे हैं। इसका मकसद जो है मुस्लिम कम्युनिटी में तालीम जो है, शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है वो बहुत ही निचले दर्जे का है और बच्चे बड़ी क्लासों में जाकर पढ़ नहीं पाते हैं। अल अमीन मिशन कोलकाता वालों ने सुन्नी वेलफेयर एजुकेशन इंदौर से पाकिज़ा ग्रुप से टाई अप किया हुआ है जी। वो बच्चों को मोटिवेट करके उनको आगे की जो पढ़ाई है 9th से 12th तक और 12th से कॉलेज तक और उसके बाद कोचिंग सर्विस, सिविल सर्विसेज की वहाँ वो हॉस्टल में रख के कराते हैं। तो नगर के पुरातत्व शोध संग्रहालय संस्थान में आज एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जिलों से साहित्यकारों ने हिस्सा लिया। 3 चरणों में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में वरिष्ठ साहित्यकारों को मंच के माध्यम से सम्मानित भी किया गया। आज इतिहास एवं पुरातत्व शोध संस्थान संग्रहालय में राष्ट्रीय पुरातत्व और साहित्य संगोष्ठी का 18वां अधिवेशन संग्रहालय में और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ का 5वां अधिवेशन हम संग्रहालय बालाघाट में आयोजित किए हैं। और इसी तरह महाकवि कालिदास के संबंध में एक संगोष्ठी आयोजित की और महानावतार मेमोरियल समिति के माध्यम से महापुरुष के जीवन चरित्र पर एक प्रकाश पर एक चर्चा है आयोजित है। ये 3 चरणों में हमारा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। पहले चरण में संगोष्ठी और द्वितीय चरण में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। नगर के भटेरा चौकी स्थित संत श्री नरहरि सामुदायिक भवन में जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर सांसद ढाल सिंह बिसेन, पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, सामाजिक बंधु मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि समाज को विकसित बनाने के लिए कौशल का विकास करना होगा। वहीं पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि समाज की एकजुटता ही समाज को आगे ले जा सकती है। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। वहीं कार्यक्रम के अंत में समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को बेहतर अंक लाने पर पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व समाज के युवाओं के द्वारा बाइक रैली निकाली गई, जो नगर का भ्रमण कर सामुदायिक भवन में संपन्न हुई। बंधुओं, निश्चित रूप से हम सभी भारत माँ की संतान है, हम सभी हिंदू समाज है और हमारा समाज इतना जातियों और वर्ग में बढ़ गया है कि आज इस सबको एकत्रित करने की आवश्यकता है।
आज हम सोनी समाज के कार्यक्रम में हैं, तो कम से कम स्वर्णकार समाज भले ही अपने आप को अल्पसंख्यक कहे, पर आप तो गढ़ने वाले समाज हो, आदमी की शोभा बढ़ाने वाले समाज हो, महिलाओं को संस्कारित, सुसंस्कृत और सुसज्जित करने वाला समाज है, और इसलिए आपकी जितनी वंदना की जाए उतना कम है। अभी बात अलग है कि समय के साथ परिवर्तन होता है। 2-3 दिन बाद आज है 23 तारीख, शायद 34-29 का वर्ष है। 6 दिन बाद मार्च लग जाएगा, और मार्च होता है साल के वित्तीय वर्ष के समाप्ति का माह। दूसरा ये जो साल है, ये स्थानीय निकाय, नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के चुनाव का भी साल। वर्तमान में कमलनाथ जी की सरकार है, ये कब चुनाव कराएगी क्या नहीं कराएगी, कब चुनाव कराएगी और कराएगी कि नहीं कराएगी, इसका कोई विश्वास नहीं। शहर के इतवारीगंज स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर में रविवार को भंडारे का आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी इस भंडारे में सैकड़ों लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। श्री पिपलेश्वर महादेव सेवा समिति आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है। पिपलेश्वर महादेव सेवा समिति साईं बाबा के प्रकट उत्सव के अवसर पर प्रेमनगर स्थित साईं मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर महाप्रसाद ग्रहण कर साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के भी आयोजन किए गए। भरवेली पंचायत स्थित संकट टेकरी शिव मंदिर में शनिवार से चल रही रुद्र अभिषेक अखंड रामायण पाठ के समापन के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया। श्री साईं सेवा समिति मॉयल और व्यापारी संगठन के द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भरवेली सहित आसपास के क्षेत्रों के सैकड़ों लोगों ने पुण्य लाभ अर्जित किया। श्री साईं सेवा समिति सिवनी कैंप भरवेली मॉयल के सज्जन से और भरवेली के जितने व्यापारी बंधु हैं, भरवेली के जितने ग्राम के नागरिक हैं, सभी के सहयोग से कार्यक्रम होता है। कितने दिवसीय कार्यक्रम है? ये 2 दिवसीय होता है। पहले दिन शिवरात्रि रुद्राभिषेक, उसके बाद अखंड रामायण का पाठ शुरू होता है जो 24 घंटे चलता है। उसके समापन के बाद हवन पश्चात महाप्रसाद भंडारा कार्यक्रम चालू करते हैं। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत जागपुर में महाशिवरात्रि के अवसर पर ड्रामा मंडली का आयोजन छिंदी टोला में किया गया। यहां आयोजन नवयुवक समिति के द्वारा नवयुवक ड्रामा मंडली की ओर से रखा गया था, जिसमें जागपुर के श्री राम मंदिर साकेत बिहारी के समक्ष इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया। लालबराज से लगभग 5 किलोमीटर दूर लालबराज से बालाघाट रोड पर स्थित ग्राम पंचायत मेरे गांव में 22 फरवरी की रात्रि को दिनेश पिता दुर्गा प्रसाद बिसेन का शव घर में पंखे से लटका हुआ मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक के पिता दुर्गा प्रसाद अपनी पत्नी के साथ नागपुर से रात करीब 12 बजे अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपने बेटे को आवाज लगाई, पर दरवाजा नहीं खुला। दुर्गा प्रसाद ने खिड़की से देखा तो उनका बेटा दिनेश पंखे से लटका हुआ था। मृतक के पिता ने इस बात की सूचना पड़ोसियों को दी और दरवाजा तोड़कर मृतक को बाहर निकाला गया। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले की छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा।
बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया ग्रुप। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रविवार को अचानक जिले के चांगोटोला क्षेत्र में मौसम बदला और चांगोटोला, बटुआ, मोगांव सहित लगे हुए अन्य गांव में जमकर बारिश और ओलावृष्टि हुई। जानकारी के अनुसार मौसम विभाग ने पूर्व में ही 25 फरवरी तक जिले के भीतर बारिश होने की संभावना व्यक्त की थी। इसी कड़ी में रविवार को जिले के चांगोटोला क्षेत्र में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हो गई। आपको बता दें कि रविवार को मंडला जिले में भी जमकर बारिश और ओलावृष्टि हुई। इसी मौसम का प्रभाव नैनपुर से लगे हुए लामता, चांगोटोला क्षेत्र में दिखाई दिया। अचानक हुई ओलावृष्टि की वजह से क्षेत्र का पूरा जनजीवन प्रभावित हो गया। वहीं एक बार फिर तापमान में गिरावट देखी गई। वारासिवनी नगर के वार्ड नंबर 6 निर्मल नगर में 21 फरवरी से महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर 9 दिवसीय महाशिव पुराण कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें विधि विधान से पूजन अर्चन कर देवताओं का आह्वान और पुराण का पूजन किया गया, जिसके बाद दोपहर 2 बजे से 23 फरवरी को रुद्र संहिता, हनुमान अवतार, कृष्ण दर्शन, अश्वत्थामा, अर्जुन सहित अन्य प्रसंगों पर परम पूज्य पंडित चरण प्रकाश चौबे के द्वारा व्यास आसन से संगीतमय प्रवचन देकर बताया गया कि भगवान कृष्ण की बाल लीला, हनुमान जी के अवतार की कहानी की उनकी उत्पत्ति कहां से क्यों हुई, वहीं महाभारत के अश्वत्थामा व अर्जुन के संबंध में बताया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य है पूरे नगर और क्षेत्र में सभी को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त हो, सभी का कल्याण। महात्मा ज्योतिबा फुले एवं माता सावित्री फुले बचत स्व सहायता समूह द्वारा महिला और पुरुषों को बचत के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के निजी शादी हॉल में स्वच्छता समूह बचत संस्था द्वारा वार्षिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्वच्छता समूह के सदस्य, मरारमाली समाज के सामाजिक जन और मुख्य रूप से परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे उपस्थित थे। ये महात्मा ज्योतिबा फुले स्व सहायता बचत समूह का मिलन समारोह कार्यक्रम है और साल में एक बार हम लोग ये प्रोग्राम रखते हैं ताकि हमारे लोगों में एक जागरूकता का अनुभव हो, हमारी महिलाएं सामने आए, हमारे पुरुष वर्ग सामने आए और उसी को ध्यान में रखते हुए और हमारे कुछ आर्थिक स्थितियां भी हमारे समाज का मजबूत हो, उसी दिशा को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और निरंतर ये वाला प्रोग्राम, ये काम जो है चलता रहेगा आगामी भविष्य में। कितना समूह, कितने लोगों का? हमारे अभी 22 करीब ग्रुप हो गए हैं, जिसमें 8 ग्रुप महिलाओं का है, बाकी पुरुष का ग्रुप है और पूरे दोनों ग्रुप हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जियो कंपनी में नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोतवाली टीआई विजय सिंह परस्ते ने बताया कि लकी मेडिकर ने अपने साथी ऋतिक वासनिक, ग्राम बोरुंदा कला निवासी बालाघाट, आरोपी राजू साहू निवासी जिला दमोह हट्टा को जियो कंपनी में नौकरी लगाने के नाम पर 7,000 रुपए दिए थे। युवाओं को नौकरी तो नहीं लगी, बीते कई दिनों से वे परेशान हैं, जिसके बाद उन्होंने कोतवाली पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। दिनांक 21/2/2020 को फरियादी लकी अपने साथी ऋतिक के साथ थाने पर आकर एक लिखित आवेदन पत्र इस बात का दिया था कि वह वारसी पैलेस होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करता है और दूसरा उसका साथी वो भी काम करता है। एक हट्टा का रहने वाला है और एक लिंगा का रहने वाला है।
तो जो है 15 तारीख को 15/2/2020 को एक लड़का इस होटल में आकर रुका और रुकने के दौरान जो है इसने इनसे चर्चा की। वो बताया कि मैं जियो कंपनी में डैमेज लाइन सुधारने का काम करता हूँ और इस तरह से उसने बातों में उनको अपने विश्वास में ले लिया और इसी बातचीत के दौरान उसने ये जिक्र किया कि जियो कंपनी में इस समय जो है कर्मचारियों की कमी चल रही है और भर्ती का भी ऑफ़र आया है, तो यदि आपको भर्ती होना तो 5,000 रुपये पर कैंडिडेट लगेंगे। ऐसा करके उसने उनको अपना बायोडाटा देने के लिए कहा और उसके बाद वो चला गया। उसके बाद जो है उसने विश्वास में लेकर के उनको इस तरह से अपने झांसे में ले लिया और 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति और फॉर्म वगैरह। जिला मुख्यालय से लगी हुई भटेरा पंचायत में रविवार को स्वर्गीय महिपाल लिल्हारी की स्मृति में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिला केसरी, भारत वीर सहित अन्य तरह की उपाधि पहलवानों को दी जाती है। आपको बता दें कि इस दौरान बड़ी संख्या में पुरुष और महिला पहलवान उपस्थित थे। स्वर्गीय महिपाल लिल्हारी जी की स्मृति में 2017 में भी लगभग 2003 से ये कुश्ती मैं और मेरे साथी हम सब मिलकर करा रहे हैं। हमारी भावना है कि ये जो परंपरा पौराणिक कई पुराने वर्षों से कुश्ती हमारे देश का ही एक अच्छा दंगल, अच्छा खेल रहा है और जो लुप्त हो रही है। और बालाघाट जिले में कुश्ती प्रेमियों की भीड़ है। बालाघाट जिला बजाय दूसरे खेलों की कुश्ती को ज़्यादा पसंद करता है। इसी भावना के साथ बालाघाट जिले के पहलवानों को एक मनोबल देने के लिए और चूँकि पहलवानी एक ऐसा खेल है जिसमें वाकई लोग पहलवान बड़ा होता है लेकिन सौम्य होता है, सरल होता है। पहलवानों का दूसरों की मदद करता है हमेशा पहलवान। कार्यक्रम में उपस्थित खनिज संसाधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने भटेरा में आयोजित कुश्ती की तारीफ करते हुए भविष्य में इस तरह के खेलों के आयोजन को बढ़ावा दिए जाने का आश्वासन दिया। दूसरा सेमीफाइनल देवा पहलवान। धन्यवाद। परिचय करते हुए हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय देखिए भटेरा में कुश्ती यहाँ की पहचान है कुश्ती भटेरा की और इस पहचान को निश्चित रूप से कायम करने का प्रयास रहेगा और स्वर्गीय महिपाल लिल्हारी जी की स्मृति में आयोजन होता रहा है। बहुत ही गौरवपूर्ण आयोजन हमेशा से होता हुआ है और इस बार इसके स्तर और ऊंचा हुआ। जैसा आपने देखा कि राष्ट्रीय स्तर के पहलवान भी यहाँ पर आए और उसमें हमारे प्रदेश जिले के पहलवान भी शामिल हैं। इससे निश्चित रूप से हमारे निचले स्तर तक पहलवानी कुश्ती जो हमारी परंपरागत खेल रहा है और प्राचीनतम खेल है और लेकिन थोड़ा सा अब गुमनाम होते जा रहा है, लेकिन उसको हम फिर से उस पहचान को कायम करने का हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे युवा साथी भी इस खेल में आ जाए। और इसके लिए आने वाले समय पर जैसा मैंने घोषणा की है कि आने वाले समय पर कोई अच्छे नामचीन पहलवान हो राष्ट्रीय स्तर पर, उस पहलवान को भी इस कार्यक्रम में लाने का। खैरलांजी विकासखंड के अंतिम छोर पर बसे बेनी गांव में सब्जी बाजार अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि बाजार अपने समय और नियम के अनुसार संचालित होता है। समय से पहले ना तो बाजार खुलता है और ना समय के बाद, ना तो खरीदारी और बिक्री होती है। अपने आप में अनोखा बाजार का पद्मेश न्यूज की टीम ने भी करीब से देखा तो यह बाजार और यहाँ पर आने वाले लोग समय और नियम का कितना अधिक पालन करते हैं। बेनी के बाजार में सब्जी बाजार है ये यहाँ पर बेनी का, और यहाँ पर सब्जियों के खरीदार जो है वो खड़े हुए हैं और बाकायदा दुकानें लगी हुई हैं। एक दिलचस्प चीज हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर एक बड़ा सख्त नियम चलता है। वो सख्त नियम इस बात का है
कि ग्राम पंचायत के द्वारा जो डिसाइड किया गया समय है बाजार का 3 बजे से 5 बजे तक, उसी दौरान जो है सब्जी भाजी आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए हैं वो सिर्फ इस बात के लिए खड़े हुए हैं कि जैसे ही समय होगा उसके बाद ही आपको सब्जी तौलकर मिलेगी। हमने बहुत सारे जो सब्जी विक्रेता हैं उनसे संपर्क स्थापित किया, उनसे हमने बोला कि 1 किलो दे दो या आधा किलो दे दो। उन्होंने साफ हाथ खड़ा कर दिया कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम आपको जो हमारा नियम है उससे परे जाकर हम सब्जी भाजी जो है वो आपको विक्रय नहीं कर सकेंगे। सब्जी निकाल कर रख दीजिए, ये बकायदा बताते हैं। हम चर्चा करते हैं इन लोगों से कि किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पर कि आप लोग खड़े हुए हैं, आपके हाथ में थैले हैं। इसका वजह वो अगले पार्टी बताएगा सर। इसमें नियम जो लिख के रख दिया है ग्राम पंचायत, नहीं सब लोग बोल रहे हैं कि आप जब चिट्ठी देंगे इनको हमको लागू लगाया ना उन्हें। अच्छा, आपको लगाया? हाँ, वो लिख के दे दिया ग्राम पंचायत ने। तो आपका समय कितने बजे से चालू होता है? बाद अब 2:30 बजे से लग गया नंबर। 2:30 बजे हाँ चालू। तो ये जो गुजरी है ये रोज लगती है? डेली लगती है। और मुख्य बाजार कहाँ पर लगता है? सोसाइटी के पास। तो वहाँ पर भी नियम यही है क्या? हाँ वही है। 3 बजे से 2:30 बजे से मान के चलिए सर। 2:30 बजे। अच्छा ये बताइए, जैसे हमको अभी जरूरत है, भट्टे की जरूरत है, हमको हमारे घर में जरूरत है, अभी हमको अब भी चाहिए। जी। तो फिर ऐसी स्थिति में नियम कुछ शिथिल होता है क्या? मिल जाएगा ना भट्टा, मिल जाता है, यानी हम लोग दिला देते हैं। हाँ जल्दी है, जानना ही है। हाँ तो ये ले ली भैया। ये जो नियम है ये कुछ हमको समझ में नहीं आ पा रहा है कि 3 बजे का जो कांटा लगता है, ये कांटा लगने का मतलब क्या है, क्यों ऐसा व्यवस्था है? रियल कंडीशन इसकी ये है कि ये मार्केट प्रतिदिन लगता है। प्रतिदिन यहाँ पर क्या है, गांव के जो आजू बाजू के है उस गांव की भी सब्जी आ जाती है और पर्याप्त सब्जी यहाँ पर उतनी बिक नहीं पाती। इसके लिए क्या है, मार्केट में लोग जो धंधा करते हैं सब्जी का फुटकर, वो यहाँ पर आते हैं, व्यापारी वो खरीद के जाते हैं। तो क्या होता है कि व्यापारी से जो थोक में खरीदने वाला आया वो पूरा का पूरा माल खरीद लेता था। इस कारण क्या है, जो गांव के वासिंदे इनको सब्जी नहीं मिलती थी। इसके कारण ये पंचायत से नियम बनाया गया, कोई ऊपर का और गवर्नमेंट का नियम नहीं है। ये सिर्फ गांव वाले का ही नियम है कि 3 बजे 2:30 बजे के बाद कांटा लगाए, पर्याप्त मात्रा में यहाँ के लोकल के लोगों को खाने के लिए सब्जी मिल जाए। उसके बाद में उस भुसारी पूरा सामान ले खरीद कर जा सकता है। इसी के लिए 2:30-3 बजे का नियम बना हुआ है। 2 बजे से 3 बजे के बाद में कांटा लगता है। खाने वाले जो हैं वो पहले मिलना चाहिए उनको, और बाद में गांव के लोग जो है खाने वाले उनको मिलना चाहिए, जो पैदा करने वाले हैं उनको, और बाद में जो है तो व्यापारी को देना चाहिए बच्चा का माल। तो बच्चा का माल हमको रख देते हैं और कहते हैं वही रेट में कहते हैं, आगे की मत लेना चाहिए। अच्छा, इस वजह से आप लोगों ने ये व्यवस्था बनाकर रखी हुई है कि पहले गाँव के लोगों की आपूर्ति हो जाए और जो बचा हुआ माल है वो फिर बाहर के क्षेत्रों में विक्रय के लिए जाए। चलिए हमसे बात करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। रक्तदान महादान की मुहिम को और अधिक बेहतर करने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने रक्तदान के समय जांच के लिए दिए जाने वाले 1000 शुल्क को अब पूरी तरह माफ कर दिया है। शासन द्वारा आदेश जारी करते ही जिला अस्पताल में इसका पालन शुरू कर दिया गया है। रविवार को रक्तदान करने पहुंचे आधा दर्जन से अधिक रक्तदाताओं से रक्त की जांच के नाम पर लिए जाने वाले 1000 रुपए नहीं लिए गए। भाई बीमार था तो एडमिट है, उनको खून की कमी जा रही थी तो खून दे रहा था उनको। कुछ चार्जेस वगैरह तो ले रहे? जी नहीं सर। क्या बोले यहाँ पे? बदले में यानी खून के बदले खून ले रहे हैं। अच्छा, मतलब आप दे रहे हैं खून? जी। तो चार्जेस तो नहीं लगे ना आपको? नहीं, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। अच्छा, अब पहले क्या लगता था कि चार्जेस? नहीं, पहले का तो पता नहीं, पहले हमने यहाँ दिए नहीं वैसे। हाँ। तो उतना अनुभव नहीं पता था यहाँ का। लेकिन खुश है, मतलब जैसे कि 1010 जो लगता, 50 जो लगता हाँ, था पहले सुना था ऐसा तो लगता था कहीं का। अभी सरकार ने इसे निःशुल्क कर दी है। जी जी, निःशुल्क कर दिया है तो ठीक है, अच्छी बात है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने जो वचन पत्र में जो अपने वादे किए थे, आज उन्हीं वादों में से एक वादा जो हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को ब्लड देने के बावजूद भी 1050 रुपये की जो राशि लगती थी वो बिल्कुल निःशुल्क करने का काम कमलनाथ सरकार ने आज पूरा किया, जिसके आदेश की काफ़ी बालाघाट जिला चिकित्सालय को भी पहुंच चुकी है। तो अब कैसा है रहेगा उसको? क्या है, अधिकतर हम देखते थे कि बालाघाट जिला चिकित्सालय में जो मरीज भर्ती होते थे वो अति गरीब लोग होते थे, आदिवासी क्षेत्रों से और दूर दराज के लोग आते थे, जो 1050 रुपये की राशि ब्लड के साथ में देने में अधिकतर समय असमर्थ रहते थे। ऐसे जो गरीब मरीज के लिए ये बहुत अच्छी सरकार ने
जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्र ने बताया कि आदेश मिलते ही इसका पालन शुरू कर दिया गया है। निश्चित ही इससे गरीब तबके के व्यक्ति को रक्तदान के समय अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लामता क्षेत्र के 40 गांव के किसानों के लिए बनी योजना। 25,000 किसानों के खेत तक पहुंचेगा बेनगंगा का पानी। जिले के चांगोटोला क्षेत्र में हुई जमकर ओलावृष्टि, जनजीवन हुआ प्रभावित। शहर के बूढ़ी में संचालित झोला छाप क्लिनिक, कॉस्मेटिक, स्किन केयर, ग्लोइंग सेंटर को प्रशासन ने किया सील। रेत उत्खनन पर लालबर्रा खारी पंचायत के ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, प्रशासन को दी चेतावनी। रक्तदान से पहले निशुल्क जांच, प्रदेश शासन ने माफ किया शुल्क। तो ये थे अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।